नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात उस दौर की जब राजेश खन्ना के सामने जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन बिल्कुल आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। लेकिन राजेश खन्ना को इस बात का एहसास नहीं हुआ। राजेश खन्ना ये सोचते रहे कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, जो फिल्में वो कर रहे हैं वो फिल्में सही हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं सब कुछ सही है और उन्हें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन साल 1974 के आखिर तक भी उन्हें शायद कोई शक नहीं रहा कि आपकी कसम, प्रेमनगर, रोटी जैसी कामयाब फिल्मों के बावजूद राजेश खन्ना की कामयाबी की लहर अब सूखने लगी है। 1975 में उनकी एकमात्र सफल फिल्म थी प्रेम कहानी और वो ज्यादा से ज्यादा एक औसत फिल्म कही गई, अगर बिल्कुल नाकामयाब नहीं भी कहें तो, क्योंकि जब तुलना होती तो आराधना, दो रास्ते और उन तमाम फिल्मों से जब होती है तब उसके मुकाबले ये फिल्म कमज़ोर मालूम होती है। बाकी अपने स्तर पर इस फिल्म का मूल्यांकन करें तो ये फिल्म औसत कही गई। निर्देशक के रूप में राज खोसला के साथ प्रेम कहानी, दो रास्ते की टीम एक बार फिर साथ आई थी। राजेश खन्ना, मुमताज़, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आठवीं बार एक साथ आने वाले राजेश खन्ना और मुमताज़ हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक थे और उनकी कोई भी फिल्म टिकट खिड़की पर कभी पिटी नहीं थी। राजेश खन्ना को कोई जादू मंत्र चाहिए था तो इससे बेहतर नहीं हो सकता था और इस फिल्म में शशि कपूर भी थे, विनोद खन्ना के साथ एक लंबी लेकिन एक बहुत खास भूमिका में। प्रेम कहानी का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और खास संगीत था। लता मंगेशकर अपने पूरे बहाव में, लता और किशोर। दो रास्ते में एक गाना है बिंदिया चमकेगी और इसी की तरह प्रेम कहानी के शुरू में भी एक शीर्षक गीत था प्रेम कहानी में। राजेश खन्ना मुमताज़ की केमिस्ट्री को दर्शाता हुआ ये गीत। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है पटकथा पर राज खोसला की पकड़ कमज़ोर दिखने लगती है, क्योंकि जैसे ही रोमानी पहलू की जगह ज़्यादा गंभीर मुद्दे ने ली, फिल्म कुछ और ही हो गई जो राजेश खन्ना के स्वाद से भी आगे निकल गई। फिल्म के साथ साथ तीव्रता से बढ़ने के कारण घटनाक्रम दिलचस्पी बनाए रखने के लिए काफ़ी था, लेकिन एक कमज़ोर पटकथा दर्शकों के लिए फिर उबाऊ हो गई। चूंकि फिल्म कैसी भी हो, अगर उसकी कहानी अच्छी नहीं है तो कितना गीत संगीत, लेकिन फिल्म चलती नहीं। प्रेम कहानी में राज खोसला के लिए काफ़ी असरदार पल है, क्योंकि उनका ये सोचना गलत नहीं था कि रोचक ढंग से बोले गए बढ़िया डायलॉग्स में से सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज मुड़कर देखें तो प्रेम कहानी एक खराब फिल्म तो नहीं है, लेकिन उसमें दो रास्ते या आराधना वाली बात नहीं है और इतनी अंतरंगता भी नहीं है कि अपना जादू चला सके, जो उसके उतनी बड़ी हिट न होने का एक बड़ा कारण हो सकता है, जितनी वो हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। प्रेम कहानी पूरी तरह से एक रोमानी फिल्म भी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि राजेश खन्ना एक मृदभाषी कवि जो क्रांतिकारी बन जाता है उसके रूप में गलत किरदार में थे। राजेश खन्ना बिल्कुल फिट किरदार में थे। उन्होंने नमक हराम में ऐसा ही किरदार निभाया था, मगर यहां बात अलग थी, क्योंकि प्रेम कहानी एक घटिया फिल्म बनते बनते रह गई थी। एक फीकी पटकथा के अलावा उसका निर्माण भी बहुत लापरवाह था। 1940 के कॉलेज छात्र ऐसे कपड़े पहने हुए हों जैसे 1970 से हों, मतलब जो कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए थे उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे। साथ ही उदासीन निर्देशन और एडिटिंग। उदाहरण के लिए एक सीन में सिपाहियों की वर्दी में चार छोटे कलाकार एक जीप में चढ़ने के लिए भागते हैं और जब उनमें से एक छूट जाता है तो वो सवालिया नज़र से कैमरे की ओर देखता है और ये सीन तैयार फिल्म में शामिल है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि ये क्या है। अगर दीवार की असली लोकेशंस ने उसको प्रेम कहानी से ज़्यादा रोचक बना दिया तो सलीम जावेद की उस साल की दूसरी बड़ी शोले, जो साल 1975 में आई, उसने हिंदी फिल्मों के निर्माण की रूपरेखा को नई परिभाषा दी। दीवार और शोले के साथ रखकर अगर देखें तो जहां तक नाटकीय घटनाओं का सवाल है, प्रेम कहानी जैसी फिल्म अपने आप में फीकी पड़ जाती है और उसकी अपनी खामियों ने भी उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। शायद राज खोसला भी समझ नहीं सके।
प्रेम कहानी साल 1975 में राजेश खन्ना की एकमात्र फिल्म थी जो जे ओम प्रकाश की आक्रमण जो 1975 में आई, उसमें उनकी मेहमान भूमिका को छोड़कर, जिसमें वो एक अंग कटे हुए सिपाही की भूमिका में कुछ सीन्स में नजर आते हैं। लेकिन अधिकतर फौजी आया जब गांव में गीत के लिए याद भी किए जाते हैं। एक सिपाही के जोश को समर्पित गीत जो पहले सिपाही रह चुके और राजेश खन्ना के मनपसंद गीतकार आनंद बख्शी ने लिखा है। बहुत मशहूर गाना है, फौजी आया जब गांव में। हालात को और भी बदतर बनाते हुए अमिताभ बच्चन के लिए सिर्फ वो साल बहुत अच्छा ही नहीं था, बल्कि शोले के बाद नए बादशाह के रूप में भी उनकी जय जयकार हो रही थी। न सिर्फ एक चुनौती देने वाले किरदार के रूप में, एक एक्टर के रूप में राजेश खन्ना के सामने, बल्कि अमिताभ बच्चन की हर एक कोशिश अब राजेश खन्ना जो भी कर रहे थे उससे और ज्यादा खराब दिखाती। और जो दरारें नमक हराम के बाद उभरने लगी थी अब साफ दिखाई देने लगी। राजेश खन्ना ने साल 1976 में महाचोर की। महाचोर में सोच समझकर वक्त के साथ बदलने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने यहां भी उन्हें धोखा दिया। महाचोर महाबोर साबित हुई। आमतौर पर राजेश खन्ना की फिल्मों में उनके लिए कुछ एक हल्के फुल्के सीन्स होते थे जिनमें वो काफी अच्छी कॉमेडी कर लेते थे, लेकिन बावर्ची के बाद भी राजेश खन्ना ने कभी कोई पूरी तरह कॉमेडी फिल्म नहीं की। इस संदर्भ में यह साफ था कि महाचोर पहले सीन से ही एक हंसी मजाक वाली फिल्म थी, जिसमें हम राजेश खन्ना को बॉम्बे पुलिस के एक निक्करधारी कांस्टेबल के रूप में देखते हैं। महाचोर में कोई और अदाकार होता तो शायद फिल्म ज्यादा चलती, ये बात भी कही गई, क्योंकि राजेश खन्ना की शख्सियत वैसी नहीं थी। लोग उन्हें एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं कर रहे थे। एक रोमांटिक छवि का किरदार उनका लोगों के जहन में बसा हुआ था। और राजेश खन्ना एक खरे दिल वाले नटखट और अपना बचाव करने में काबिल धोखेबाज के किरदार में कहीं नहीं चूके। लेकिन जब हालात अच्छे ना हों तब सब कुछ गलत लगता है। उसी साल प्रकाश मेहरा की हेरा फेरी जो 1976 में आई, जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना इसी प्रकार के किरदार निभा रहे थे, उसमें काफी कुछ महाचोर जैसा था। लेकिन जहां पहले वाली फिल्म एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है तो दूसरी आम दर्शकों के जहन से बिल्कुल गायब हो गई लगती है। आज हेरा फेरी को तो लोग याद भी करते हैं साल 1976 की, लेकिन महाचोर को लोग भूल गए। महाचोर में एक सीन है, दीवार के एक बेहतरीन दृश्य की उपज भी लगता है, जहां विजय भगवान का सामना करता है और निर्देशक नरेंद्र बेदी का राजेश खन्ना के भगवान से जवाब तलब करने का निर्देशन भी अजीब ढंग से यश चोपड़ा के निर्देशन जैसा लगता है। ये बात राजेश खन्ना के सलीम जावेद के पटकथा लेखन से जुड़ाव के दिलचस्प मुद्दे को भी उठाती है। फिल्म में आर डी बर्मन के संगीत में एक दो गुनगुनाने लायक धुनें हैं, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का। लेकिन फिर अगर मुड़कर हम देखें इस पूरी फिल्म को तो संगीत की ज्यादा बड़ी देन है अघोषित शीर्षक गीत में छुपी है। मेरा नाम यारो महाचोर है, यह गाना मशहूर हुआ था और इस गाने में आनंद बख्शी के गीत में एक दो फिक्रे हैं जिनमें शायद पहली बार हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी लफ्जों को बाकायदा हिंदी शब्दों के साथ मिलाया गया है। और आनंद बख्शी ने पूरी शान से लिखा, मैं गलियों का राजा वो महलों का किंग, मैं चांदी का छल्ला वो सोने की रिंग। हिंदी के साथ में अंग्रेजी शब्दों का ये जो मिलान था ये बड़ा दिलचस्प था और पहली बार आनंद बख्शी कर रहे थे। गुलजार के बंटी और बबली जो 2005 में आई थी उसमें भी आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। लिखने के लगभग 20 साल पहले ये गाना लिखा गया था। महाचोर 20-30 साल पहले, बल्कि शायद महाचोर नफासत की बेहद कमी से ग्रसित थी, क्योंकि फिल्म बिना किसी झिझक के आम दर्शकों को लुभाने वाली थी और फिल्म में कांग्रेस जो उस समय सत्ता में थी के पक्ष में भी बहुत प्रचार किया गया था, जिसमें एक सीन में वोट फॉर कांग्रेस भी दीवार पर लिखा हुआ है और राजेश खन्ना एक गरीब बच्चे से वादा करते हैं कि तत्कालीन सरकार दुनिया को उस जैसों के लिए एक बेहतर जगह बनाएगी। और आपातकाल के समय सिनेमाघरों में चल रहा ये सीन उस वक्त के सामाजिक माहौल से बिल्कुल अलग था। अब देश में कुछ और माहौल चल रहा है और फिल्म में कुछ और कहानी दिखाई जा रही है, जिससे दीवार और आंधी जो 1975 में है जैसी फिल्मों से प्रेरित था। बदकिस्मती थी कि महाचोर टिकट खिड़की पर ज्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो राजेश खन्ना को संभले रहने के लिए कुछ दे सकती थी। फिल्म उतना नहीं चली जितनी वो उम्मीद करते थे, लेकिन उसने उन्हें वापसी के लिए कॉमेडी और हल्की फुल्की फिल्में करने का ख्याल जरूर दिया। अगर मौजूदा हालात का अपमान करना ही वो हथियार था
जो एक्शन फिल्मों ने असरदार होने के लिए अपनाया था, तो राजेश खन्ना ने फैसला किया कि उनका तरीका विनोद और हंसी दिल लगी हास्य व्यंग्य का होगा। बॉक्स ऑफिस पर मनोरंजन के बेकार प्रदर्शन ने शम्मी कपूर को बंडलबाज, जो साल 1976 में है, उसके लिए एक बार फिर निर्देशन करने के लिए मजबूर किया। कई निर्देशक का चोंगा पहनने से नहीं रोका और राजेश खन्ना को उसका हिस्सा बनने से भी। हालांकि राजेश खन्ना को यह फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। इस बार एक बहुत बड़ा फर्क यह था कि राजेश खन्ना ने किसी का नाम नहीं सुझाया और फिल्म साइन कर ली। और ऐसे वक्त में जब आंधी, दीवार, शोले, चुपके चुपके, छोटी सी बात, मौसम एक नए तरीके का हिंदी सिनेमा ला रही थी, बंडलबाज विषय और शैली दोनों में पिछड़ी हुई फिल्म थी। फिल्म भड़कीले स्पेशल इफेक्ट्स और ऐसे हास परिहास से भरी हुई थी जिन्हें शायद उसमें काम करने वाले कलाकार ही समझ पाते, बाकी दर्शक तो नहीं समझ पाए। राजेश खन्ना दुख के समय भी एक मस्त मौला आदमी के किरदार में सही हैं, खासकर इसलिए कि के शुक्ला की पटकथा और कादर खान के डायलॉग राजेश खन्ना के निजी हालात बयां करते हुए मालूम होते थे। राजा राम की एक पंक्ति है इस फिल्म में कि यह शरीर जरूर किसी गरीब का है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो किसी राजा की है। फिल्म में कई बार दोहराई गई एक दलील की तरह दर्शकों को याद कराने के लिए राजेश खन्ना ही अभी भी राजा हैं। बंडलबाज खास राजेश खन्ना के लिए बनाई गई लगती है। इस पटकथा में राजेश खन्ना के लिए अभिनय करने की कोई खास गुंजाइश नहीं थी, सिवाय एक मिलनसार नौजवान की भूमिका निभाने के, जो अपनी ही दुनिया में रहता है। क्या अपनी छवि बदलने के लिए राजेश खन्ना सबसे अच्छा यही सोच सकते थे? सच है कि राजेश खन्ना उन लोगों के लिए बेमतलब हो चुके थे जिनके पास ताकत थी। हो सकता है कि जो भी मिल रहा था उसी के मुताबिक चलना उनका तरीका हो, ये संकेत देने का कि वो अभी कायम थे। और यही नहीं, राजेश खन्ना ने काम करने के हर ढंग को बदल कर रख दिया था। अब उनके रुतबे के व्यक्ति के लिए किसी से काम मांगना तो बहुत खराब लगता। और यही नहीं, ऐसा उनकी फितरत में ही नहीं था। वो अपना प्रचार नहीं करने वाले थे। महाचोर और बंडलबाज में उन्होंने जो दो अलग अलग तरीके के किरदार निभाए थे, शायद उन्हें मिलने वाले किरदारों में से सबसे अच्छे, लेकिन नतीजा एक ही था, फ्लॉप, सुपर फ्लॉप। महाचोर और बंडलबाज को दर्शकों ने एक ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया दी कि कुछ अलग कर पाने की उनकी पूरी कोशिश धराशायी हो गई। तो भी उनके लिए गिलास अभी आधा भरा हुआ था। प्रेम कहानी की शूटिंग के वक्त एक घटना ने दिखा दिया कि जो दीवानगी को वो कभी जगाते थे वो अभी थी। और राजेश खन्ना मीठीबाई कॉलेज में शूटिंग कर रहे थे। एक फकीर भीड़ में घूमता हुआ भगवान के नाम की जगह दे दे रे बाबा कहने की बजाय राजेश खन्ना के नाम पर दे दे बाबा भीख मांग रहा था। और इससे ये जरूर पता चलता है कि वो अभी भी क्या कर सकते थे। शायद उन्हें सिर्फ एक बार ड्राइंग बोर्ड तक वापस जाने की जरूरत थी और उस इंसान से बेहतर और कौन उनकी मदद कर सकता था जो जानता था कि वो किस चीज में कितने बेहतरीन हैं। शक्ति सामंत जिन्होंने राजेश खन्ना को बनाया था। लेकिन क्या राजेश खन्ना शक्ति सामंत की बात सुनने को तैयार थे? न जाने किसकी सलाह पर राजेश खन्ना ने तमाम ऐसी फिल्में साइन की जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।